हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। इन क्लासेस के जरिए मैं आपको सिखाता हूँ कि नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स इंग्लिश को अपनी स्ट्रेंथ कैसे बनाएं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर, वोकैब तीनों एस्पेक्ट्स को साथ में लेके चलेंगे इस आधे पौने घंटे की क्लास में। और आज सुबह का द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल कवर करने वाले हैं। स्पायरिंग वॉयलेंस इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा गया है ऑफकोर्स इसराइल और पैलेस्टीन के बीच की लड़ाई पे, बैटल पे, जो पिछले कई सालों से चल रही है, 50-60 सालों से, और अभी फिर से एक्टिव हो गई है। आर्टिकल को पढ़ते हुए ये कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस, ग्रामर के क्वेश्चंस, वोकैब के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा और क्लास के लास्ट में सारे कॉन्सेप्ट्स को इस क्विज़ पे अपने अप्लाई करेंगे। सॉल्यूशंस भी तभी मिलेंगे आपको एट द एंड ऑफ द क्लास। आइए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, कह रहा है जी स्पायरलिंग वायलेंस। वायलेंस तो आप जानते ही हैं, हिंसा को बोलते हैं। स्पायरल करना क्या होता है? देखो, वैसे तो मैं इसका मीनिंग बता देता हूँ आपको, फिर आप 10 दिन बाद भूल के बैठे होंगे। तो तरीका बताता हूँ ना, आप इसको याद ही रख सकें किसी पिक्चर के साथ। आपने अपनी किताबों में स्पाइरल बाइंडिंग देखी होगी। जैसे कुछ पेपर हैं, नोट्स हैं, आप उन नोट्स को एक बुक शॉप पे लेके गए, बाइंडिंग शॉप पे, और आपने बोला यार इन नोट्स की ना बाइंडिंग कर दो और इनको एक किताब का फॉर्म दे दो, यानी बुक का फॉर्म दे दो। तो वो क्या करेगा शॉपकीपर? नोट्स को एक साथ रखेगा लेवल बना करके बराबर, और साइड में इस तरीके से एक स्ट्रिंग घुसा देगा। किस चीज़ की? प्लास्टिक की। ये जो स्ट्रिंग घुसने के बाद में जो बुक बनती है, इसको बोलते हैं स्पाइरल बाइंडिंग। समझ गए इतना? अब वहीं से ये वर्ड कनेक्टेड है। स्पाइरल करने का मतलब होता है चीज़ों का गोल 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 घूमना। और अक्सर जब चीज़ें इस फॉर्म में घूमती है ना, तो वो कब बड़ी हो जाती हैं आपको पता नहीं लगेगा। शुरू हुआ ऐसे और ख़त्म हुआ ऐसे जा कर के। तो स्पाइरलिंग का मतलब होता है चीज़ों का गोल गोल घूम के आगे बढ़ते रहना, और कब आपको पता ना लगे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। कह रहे हैं जी स्पायरलिंग वायलेंस चल रही है इसराइल फ़लस्तीन के बीच में, जिसमें वायलेंस इंक्रीज़ हो रही है, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है बहुत फास्ट, और कई सालों से गोल गोल घूम रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्पाइरल वर्ड को ऐसे ही कनेक्ट कर पाओगे। मैंने इस वर्ड के जो इसका ओरिजिन है ना, वहाँ से इसको कनेक्ट करके आपको दिखाया है। अब बढ़ेंगे इसके टाइटल पैराग्राफ पे, देखें क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है विदाउट अ फ्रीज ऑन इजरायली सेटलमेंट्स, वायलेंस इन वेस्ट बैंक विल कंटिन्यू। कह रहे जी विदाउट यानी कि बिना, एक फ्रीज के, एक रोक के। फ्रीज का मतलब है चीज़ों का जम जाना या रुक जाना, स्टॉप कर जाना। कह रहा है जी बिना जमाए या बिना रोके इजराइल की सेटलमेंट्स को, इजराइल की कॉलोनीज़ को। कह रहा है अगर ऐसा नहीं किया ना, तो इसके बिना वायलेंस जो है, जो हिंसा जो है, वेस्ट बैंक नाम के इस एरिया में पैलेस्टीन के कंटिन्यू करेगी, आगे जारी रहेगी, विल कंटिन्यू। तो इजराइल क्या करता है? वेस्ट बैंक यानी कि पैलेस्टीन का एक हिस्सा है, वहाँ पे अपनी कॉलोनीज़ बसाता है। पैलेस्तीन का जो एरिया है उसको कब्जाने की कोशिश करता है, छोटा छोटा करने की कोशिश करता है। और जैसे ही ये काम करता है इजराइल, वेस्ट बैंक के लोग जो हैं, पैलेस्तीनी लोग, इजराइल पे हमला करते हैं। तो कह रहा है अगर आपने, इजराइल ने ये काम रोका नहीं ना, तो ये बदमाशी जब तक नहीं रुकेगी तब तक वायलेंस चलने वाली है। चलिए, वायलेंस आपका सब्जेक्ट है, विल कंटिन्यू इसकी वर्ब है। वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक ये कोई बैंक नहीं है, फ़िलिस्तीन का यूँ समझ लो एक राज्य है, एक स्टेट है। बहुत छोटा सा एरिया है फ़िलिस्तीन का। इधर आपको गाज़ा पट्टी मिलेगी, उस तरफ वेस्ट बैंक मिलेगा, दोनों के बीच में इजराइल है। तो वेस्ट बैंक इज़ अ पार्ट ऑफ द फ़िलिस्तीन एज अ स्टेट। सेटलमेंट मैंने आपको बता दिया, इसको कॉलोनी बोलते हैं। जहाँ पे लोग सेटल हो जाएं वही तो सेटलमेंट है, और वही एक कॉलोनी है, कम्युनिटी कहलाती है। फ्रीज करना मतलब रोकना या जमा देना चीज़ों को। अगर आपने फ्रिज में बॉटल रखी है पानी की और पानी जम गया है, तो पानी फ्रीज कर रहे हो आप। और अगर आपने किसी काम को रोक दिया है, तो उस काम की एक्टिविटी को भी आप फ्रीज कर रहे हो, जैसे पानी फ्रीज में फ्रीज हो गया आपके। समझ पा रहे हो ना? चीज़ों को रोकने के लिए फ्रीज नाम का वर्ड यूज़ किया जाता है। इस वर्ड को आप बैंकिंग एडिटोरियल्स में और आर्टिकल्स में खूब देखेंगे, जब किसी के बैंक अकाउंट को बंद करने की बात होती है। तो आप ऐसा लिखा हुआ देखेंगे, द गवर्नमेंट हैज़ फ्रोजन, फ्रीज की थर्ड फॉर्म है, हैज़ फ्रोजन द बैंक अकाउंट ऑफ फला फला कंपनी। सरकार ने फला फला कंपनी का बैंक अकाउंट बंद कर दिया है, फ्रीज कर दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी इंटरेस्ट को बनाए रखते हुए आर्टिकल की सारी वोकैब पे नज़र डालेंगे, ताकि इसको आप बिना इंटरप्शंस के पढ़ सकें। सारे मोटे मोटे वर्ड शुरू में करवा देंगे आपको, ये इंटीफाडा वाडा। चलिए, एक लाइक और एक शेयर क्लास को ज़रूर से दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जिस तलाश में आप यहाँ पहुँचे हैं बिगिनर लेवल से इंग्लिश को सीखने की, वो आपकी यहाँ के पूरी होती है। साथ जिन स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट पैकेज की ज़रूरत है,
तो टेक्स्ट बुक की सेल एक्टिव हो चुकी है मॉक टेस्ट पासिस पे 2 दिनों के लिए, आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। इस सेल में आपको 1 ईयर का मॉक टेस्ट पास मिल रहा है 269 रुपीज़ के मामूली से प्राइस पे, जिसमें आपके 700 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स के 70,000 मॉक टेस्ट इंक्लूडेड हैं। इसमें एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, डिफेंस सभी के मॉक टेस्ट आ जाएंगे। एक ही पास लेना है आपको, अलग अलग नहीं लेने हैं। इसी मॉक टेस्ट पास को आप अपग्रेडेड वर्जन में, प्रो वर्जन में 359 में भी बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे सभी एग्जाम्स के इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नॉर्मल या प्रो वर्जन को आप चूज़ करें। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा हुआ है। नॉर्मल मॉक टेस्ट पास आपको दिखाएगा 284 रुपीज़ का। जैसे ही कोड अप्लाई करेंगे आप YT10, ये पास घट के हो जाएगा 269 का। इसी तरीके से प्रो वर्जन आपको 379 का दिखाएगा, मगर आपको कोड अप्लाई करना है YT10 एंड योर रिड्यूस प्राइस वुड बी 359 रुपीज़। सेल का लिंक कमेंट सेक्शन में रखा है। इफ़ यू नीड द पास, दिस इज़ द राइट टाइम। ऑलराइट, आज की वोकैब शीट स्पायरलिंग वॉयलेंस, ये शीट आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप से। सुबह में आपको एडिटोरियल की PDF भी मिल जाती है, शाम को ये वाली शीट भी मिल जाती है। इसमें नीचे जाएंगे तो हर दिन की वोकैब आपको अलग मिलेगी, साथ ही उस वोकैब को जिस लेक्चर में कवर किया गया है उस लेक्चर का लिंक भी मिल जाएगा। क्लिक करोगे यूट्यूब पे वो क्लास भी खुल जाएगी। पहली जो आज की फ्रेजल वर्ब है आर्टिकल में आप पढ़ेंगे वो है हार्क बैक। हार्क बैक का मतलब होता है जी पुरानी चीज़ों को याद करना या फिर करवाना। मैं आपको बोलूँ ना यार, अपने बचपन में कितनी मौज थी। बचपन में अपने ऐसा करते थे, साइकिल पे स्कूल जाते थे, घर से 5-2 रुपए की पॉकेट मनी मिलती थी। तो मैं आपको पुरानी चीज़ों को याद करवा रहा हूँ, ये हार्क बैक कर रहा हूँ। और अगर मैं खुद से भी सोचने लगूँ अपने दिमाग में, खुद को भी याद करवाने की कोशिश करने लगूँ या याद करने की कोशिश करने लगूँ, तब भी इस फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यूज़ करके दिखाएंगे इसको। सम ओल्ड पीपल ऑलवेज हार्क बैक टू हाउ थिंग्स वर 30 ईयर्स अगो। कह रहे कुछ बूढ़े लोग हमेशा याद दिलाते रहते हैं, हार्क बैक करते रहते हैं, और किस तरफ कि कैसे थिंग्स या चीज़ें हुआ करती थी 30, 20, 50 साल पहले। ठीक है। और इसी तरीके से एक और इसको यूज़ करके देखते हैं याद करवाने के लिए। ये तो याद कर रहे हैं बूढ़े, याद करवाने के लिए। दिस न्यू स्टाइल हार्क्स बैक टू द फैशन ऑफ 60s। ये नया जो फैशन या स्टाइल है हमें याद दिलाता है, हार्क बैक करता है 1960 के दशक के फैशन की। हार्क बैक को रिमाइंड करना या रिकॉल करना भी बोलते हैं, और इसके लिए आप रेमिनिसेंट नाम का एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं। दिस स्टाइल हार्क्स बैक टू की जगह ऐसा लिखना चाहूँ, दिस स्टाइल इज रेमिनिसेंट ऑफ द फैशन ऑफ 1960s, ऐसा भी लिख सकता हूँ। बी का मतलब है बी फैमिली की जो भी वर्ब इस्तेमाल करना चाहूँ सेंटेंस के टेंस के हिसाब से। प्रेजेंट टेंस में इज एम आर, पास्ट टेंस में वॉज वर, और आगे बी बीन, है ना। तो बी फैमिली की जो भी वर्ब लगाऊंगा ये एडजेक्टिव भी फिट हो जाएगा रेमिनिसेंट ऑफ। चलिए थोड़ा डिटेल में करवा दिया है, वर्ड आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अगला वर्ड देखो, इम्प्यूनिटी। ये ऐसा वर्ड है जिसका हिंदी में कोई मीनिंग आपको नहीं मिलेगा सीधा सीधा। इम्प्यूनिटी का मतलब पता है क्या होता है? एक छूट या माफ़ी, या यूँ कह दें आज़ादी पनिशमेंट से, और कब? क्राइम करने से पहले। समझ पा रहे हो? क्राइम तो आपने किया नहीं, लेकिन आपको पहले से ही पता है मुझे तो कुछ नहीं होगा, मैं क्राइम कर भी दूंगा। तो वो जो फीलिंग है ना, वो जो फ्रीडम आपको मिली हुई है, एग्जाम्पशन मिला हुआ है, वही आपकी इम्प्यूनिटी है। ये एक नेगेटिव वर्ड है, अक्सर आप इनको गुंडों के साथ, बड़े बड़े टायरेंट्स जो तानाशाहों के साथ देखेंगे। क्रिमिनल्स ब्राइब द पुलिस टू गेन इम्प्यूनिटी अगेंस्ट द लॉ। अपराधी लोग पुलिस को पैसा देते हैं, ब्राइब करने की कोशिश करते हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को पैसा देके, ताकि उनको इम्प्यूनिटी मिल जाए कानून के सामने। कानून को तोड़ने की ताकत या फ्रीडम उनको हमेशा मिली रहे। ये वर्ड आर्टिकल में आज आप देखने वाले हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है इम्प्यूनिटी। अगला वर्ड देखो, रिटेलिएट। ये वर्ड आप रोज़मर्रा की भाषा में यूज़ करते हैं। रिटेलिएट का मतलब होता है जवाबी हमला देना। किसी को आपने फाइट बैक किया, काउंटर रिप्लाई दिया, सामने से जवाब दिया, वो आपका रिटेलिएट करना है। नाउन फॉर्म होती है इसकी रिटेलिएशन। रिटेलिएशन। द गवर्नमेंट रिटेलिएटेड बाय थ्रोइंग द वायलेंट प्रोटेस्टर्स इनटू प्रिजन। सरकार ने रिटेलिएट किया, फाइट बैक किया, जवाबी हमला किया या जवाब दिया, थ्रो करके, फेंक करके वायलेंट प्रोटेस्टर्स को, ऐसे प्रोटेस्टर्स जो वायलेंट थे, जो हिंसक थे, और कहाँ फेंक करके? प्रिजन में। तो पहले इन्होंने वायलेंस की, सरकार ने जवाबी हमला देते हुए इनको जेल में डाल दिया। तो ये वर्ड यूज़ करना सीखें, आज के आर्टिकल में आएगा। अगला वर्ड है बर्जन। कॉमन वर्ड है लेकिन इंपॉर्टेंट है। बर्जन का मतलब होता है फलना फूलना, ग्रो या प्रॉस्पर करना। आपकी नौकरी लगी, आपके पास सैलरी आने लगी, लाइफस्टाइल को अपग्रेड किया आपने, कुछ पैसा जोड़ लिया, गाड़ी घोड़ा ले लिया, घर मकान ले लिया, तो आप लाइफ में वर्जन कर रहे हैं, या यूँ कह दें
आपका लाइफ स्टाइल वर्जन कर रहा है, प्रॉस्पर या ग्रो कर रहा है। द GDP ऑफ द नेशन इज बर्जनिंग एट अ क्विक पेस फॉर लास्ट 2 decades। देश की GDP बर्जन कर रही है, फल फूल रही है, ग्रो प्रॉस्पर कर रही है बहुत तेज़ रफ्तार के साथ पिछले 2 दशकों से। इस बर्जनिंग की जगह पे यहाँ पे करना है आपको हैज़ बिन बर्जनिंग। ये एरर है, मैं भी सही कर लूँगा, आप भी अपने नोट्स में सही कर लेना। अब देखो, फलने फूलने के लिए ये सारे सिनोनिम्स होते हैं, ब्लॉसम, मशरूम, थ्राइव, फ्लरिश, स्प्रिंग अप, सब बताते हैं तेज़ी से फलने फूलने को। आज मशरूम नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। अब ये मशरूम कैसे बना है पता है आपको? जब बरसात आती है ना, एक रात पहले जहाँ कीचड़ होगा अगले दिन वहाँ मशरूम उगा होगा। तो मशरूम क्या करता है जी? रातों रात ग्रो या प्रॉस्पर करता है। तो मशरूम वर्ड से हमने ग्रो या प्रॉस्पर करने को, तेज़ प्रक्रिया को हमने डिनोट करना शुरू कर दिया। जो भी चीज़ रातों रात ग्रो कर जाए आप उसको बोलें कि दिस हैज़ मशरूम्ड ओवरनाइट। ठीक है, चलो लास्ट वर्ड है आज का, स्नोबॉल। ये स्नोबॉल और स्पाइरल दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। स्पाइरल के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, स्पाइरल बाइंडिंग से जोड़ के रखें। स्नोबॉल भी कुछ ऐसा ही है। अगर कभी शिमला मसूरी आप जाओ, ऊटी ऊटी जाओ, जहाँ पे आपको स्नोफॉल मिले, आप वहाँ पे क्या करना, एक छोटी सी बॉल लेना स्नो की और उसको नीचे की तरफ ढकेलना। अगर नीचे खूब सारी स्लैंट हुई, ढाल हुई, ढलान हुई, तो वो अगर बॉल जो है ना नीचे जब लुढ़कती आएगी तो वो बड़ी हो जाएगी। आ रही बात समझ में? स्पाइरल की तरह ही। तो किसी चीज़ का गेट आउट ऑफ कंट्रोल होना, छोटी सी चीज़ जो आपको भी इनसिग्निफिकेंट लग रही थी आगे बढ़ के बहुत बड़ा हो जाना कहलाता है स्नो बॉल करना या स्पाइरल करना। द पैंडमिक हैज़ स्नोबॉल्ड और स्पाइरल्ड इनटू एन इंटरनेशनल डिजास्टर। ये पैंडमिक जो है, महामारी जो है, आउट ऑफ कंट्रोल होके बन गई है एक अंतर्राष्ट्रीय आपदा, इंटरनेशनल डिजास्टर। चलिए 5 वर्ड्स डिटेल में हो गए, अब आ जाओ आर्टिकल पे। रोज़ आपसे एक बात बताता हूँ, वोकैब को आइसोलेशन में याद करने की कोशिश मत करना, नहीं कर पाओगे। 15-20 वर्ड रट लिए, फिर 15 वर्ड कल रट लिए, फिर पिछले वाले भूल जाएगा ना, नए वाले रट लेगा, फिर पिछले वाले भूल जाएगा। तो ये कब तक करोगे आप? लाइफ बहुत प्रेशियस है, टाइम बहुत प्रेशियस है, ज़िंदगी भर पढ़ाई नहीं करते रहना है। जो तरीका सही है वैसे ही अप्रोच करो, पढ़ते हुए वोकैब को साथ में लो, जितनी आ जाए उतनी काफ़ी है। आपके बैंकिंग और एसएससी के ये छोटे मोटे एग्जाम निकल जाते हैं इतनी वोकैब से। अब बढ़ेंगे, एक समरी आपको दें आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ है। समरी ये है कि इजराइल जो है लगातार कब्जा करता जा रहा है फ़लस्तीन की धरती पे, और ये कब्जा चल रहा है पिछले 70-80 सालों से। और इसराइल का कब्जा करने का तरीका पता क्या होता है? फ़लस्तीन जो पहले इतना बड़ा हुआ करता था, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, इसराइल जो इतना सा हुआ करता था, इसने अपने जो है ना बस्तियों को बसाना शुरू कर दिया फ़लस्तीन के अंदर घुस के। फ़लस्तीन के लोगों ने जब जब रिटेलिएट किया, इसराइल ने अपनी मिलिट्री को यूज़ किया, और इसराइल के सर पे हाथ रहता है यूएसए का, एडवांस वेपनरी और पैसा भी। तो धीरे धीरे करके आज हालत ये हो गई है कि ये अगर पूरा एरिया था इसमें इतना इसराइल था, आज इतना हो गया है इसराइल, और 2 छोटे छोटे हिस्से बचे हैं। एक तरफ है गाजा पट्टी, एक तरफ है वेस्ट बैंक, जिसको आप फ़लस्तीन बोल सकते हैं। और अभी भी इसराइल जारी है, धीरे धीरे करके अपनी बस्तियां इनमें बसाता जा रहा है, और वायलेंस अभी भी जारी है। हमारा आर्टिकल कह रहा है ये वायलेंस या तो तब रुकेगी जब फ़लस्तीन ख़त्म हो जाएगा, या फिर ये तब रुकेगी जब इसराइल जो है अपनी बदमाशी से पीछे हटेगा और अपनी बस्तियां बसाना फ़लस्तीन में बंद करेगा। ये रोज़मर्रा की घटनाएं हो गई हैं इन दोनों के बीच में झगड़े की, इसी चीज़ के ऊपर आर्टिकल लिखा गया है। आज की समरी है, क्रिटिकल एनालिसिस है तो क्रिटिकल, और साथ में एनालिटिकल है तो एनालाइजिंग कर रहा है, आपका एनालाइजिंग टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। अब ये समरी बहुत देसी भाषा में आपको मैंने बताई है, एक ऐसे इशू की जिसको पढ़ने में 2-3 घंटे आपको लगने चाहिए। ठीक है, तो देसी समरी है, बहुत कंसाइज सी समरी है ये। चलिए अब शुरू करते हैं आर्टिकल को। कह रहा है जी, एन इजरायली रेड इन जेनिन with combat helicopters that killed 7 Palestinians, semicolon, a gun attack by 2 Palestinians at an Israeli settlement in Ali that killed 4, again semicolon, and a rampage of an Arab village by Israeli settlers in which 1 Palestinian was killed and several others injured। कह रहा है ये जो 3 घटनाएं हैं ना, तीनों घटनाएं जो कि सेमीकोलम से कनेक्टेड हैं, सेमीकोलम से कनेक्टेड हैं। घटनाएं सुन लो क्या क्या है। इजराइल का एक हमला जनिन नाम के शहर पे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के जरिए, मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स के जरिए, जिसने मार दिया 7 फ़लस्तीनियों को। दूसरी घटना ये है कि एक बंदूक का अटैक 2 फ़लस्तीनियों के द्वारा इजराइल की एक बस्ती पे, इजराइल की एक सेटलमेंट पे, एली नाम के शहर में, जिसने मार दिया 4 को। और कह रहे एक रैम्पेज जो हुआ, नरसंहार जो हुआ, रैम्पेज होता है एकदम जंगली जानवरों की तरह हमला और झगड़ा करना आपस में। कह रहे एक जंगली जानवरों वाली जो मुठभेड़ हुई
एक अरब विलेज में, फ़लस्तीन के अरबी लोगों के एक गांव में। और ये किसके द्वारा हुई? इजराइल के सेटलर्स के द्वारा, इजराइल के द्वारा बनाई गई कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के द्वारा, जिसमें एक फ़लस्तीनियन मारा गया और कई लोग चोटिल हुए, इंजर्ड हुए। कह रहा है इन 3 आइसोलेटेड इवेंट्स में हुआ क्या? हुआ ये सर, अब ये बताएगा डैश लगा के। द ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक विटनेस्ड a sharp escalation in violence this week that is reminiscent of the waves of attacks and counterattacks during the second intifada। कह रहा है जी जो ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक का एरिया जो ऑक्यूपाइड है, काफ़ी हद तक जो है इजराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया इस एरिया को। कह रहा है इस एरिया ने विटनेस किया, इसने देखा, इसने गवाह बना ये एक बहुत ही ऊंचे एस्केलेशन का, बहुत ही तीखे इंक्रीज़ का। एस्केलेशन मतलब इंक्रीज़, और ये इंक्रीज़ आया है वायलेंस में। इन तीनों घटनाओं के चलते वेस्ट बैंक में वायलेंस को बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए देखा गया। और कब देखा गया? इसी वीक, इसी हफ्ते। और कह रहे ये क्या चीज़ है ये जो वायलेंस बढ़ रही है? कह रहे ये वही चीज़ है जो रेमिनिसेंट ऑफ है, जो हार्क बैक करती है, याद ताज़ा करवाती है उन वेव्स की, उन लहरों की जो थी अटैक्स और काउंटर अटैक्स की, हमलों की और हमलों के जवाबों की, जो हुई थी ड्यूरिंग सेकेंड इंटिफाडा के दौरान, इस पीरियड के दौरान। अब ये इंटिफाडा क्या होता है आपको समझा देंगे, आगे बात समझ में। तो ऐसे हमले हो रहे हैं, रोज़ फ़लस्तीनियन इजरायली मर रहे हैं, झगड़ा दोनों कंट्रीज़ का आपस में चल रहा है। और इस हफ्ते की वायलेंस देख करके तो ऐसा ही लगता है कि सेकेंड इंटिफाडा का एक रिमाइंडर आ गया है, थर्ड इंटिफाडा शुरू हो चुकी है। अब ये इंटिफाडा देखते हैं क्या होता है। शायद मैं इसको सही से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। इंटिफाडा का मतलब होता है जिहाद, और ये वर्ड है पैलेस्टीनियन। इंटिफाडा 2 बार हुई है, 1980s में और 2000s में। जब जब फ़लस्तीनी इकट्ठे हुए और इसराइलियों पे हमला करके अपना देश वापस उन्होंने मांगा हथियार उठा के, उस मूवमेंट को पैलेस्टीनियन लैंग्वेज में इंटिफाडा बोलते हैं, या इसको कॉमन लैंग्वेज में जिहाद बोलते हैं। तो कह रहे ऐसा लगता है पैलेस्टीनियंस ने तीसरी जिहाद शुरू कर दी है अपनी आज़ादी के लिए इन घटनाओं को देख करके। चलिए अब सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखेंगे। दैट की वर्ब है किल्ड। अब किसने मारा? रेड ने मारा। रेड में लोग 3 मारे गए, हेलीकॉप्टर ने नहीं मारा। रेड हुई है हेलीकॉप्टर्स के साथ में, और रेड ने मार दिया 7 लोगों को। तो रेड के लिए दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन लगाया है। दैट की वर्ब है किल्ड अगेन, और ये दैट आया है जी गन अटैक के लिए। गन अटैक ने मार दिया 4 को। पैलेस्टीनियन की वर्ब है वॉज किल्ड, पैसिव वॉइस में पैलेस्टीनियन को मारा गया, उसके ऊपर काम हुआ। वेस्ट बैंक नाम के एरिया की वर्ब है विटनेस्ड। विटनेस का मतलब होता है किसी चीज़ को गवाह बनना, किसी चीज़ को देखना। एस्केलेशन का मतलब होता है चीज़ों में राइज या उछाल या इंक्रीज। एस्केलेशन इन वायलेंस मतलब हिंसा में इजाफा। दैट की वर्ब है इज़ रेमिनिसेंट ऑफ। इज़ मान लो, रेमिनिसेंट तो एडजेक्टिव है, और रेमिनिसेंट का मतलब चीज़ों को याद करवाना, किसी चीज़ का रिमाइंडर बनना। इंटिफाडा आपको समझा दिया, पैलेस्टीनियन वर्ड है, जिहाद के लिए या आज़ादी की लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है पैलेस्टीन के लोगों के द्वारा। 100% अंडरस्टैंडिंग लो, फिर आगे बढ़ो। कह रहे जी एज इजराइल टाइटन्स इट्स ग्रिप ओवर द वेस्ट बैंक वेयर ज्यूइश सेटलमेंट्स हैव ग्रेजुअली मशरूम्ड, न्यू लोकल पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ग्रुप्स सच एज जेनिन ब्रिगेड हैव इमर्ज्ड। कह रहे जी जैसे जैसे इजराइल टाइट करता है अपनी ग्रिप को वेस्ट बैंक नाम के एरिया के ऊपर, कह रहे जहाँ पे ज्यूइश सेटलमेंट जो हैं, ज्यूइश मतलब इजरायली, इजराइल में ज्यूज रहते हैं ना, ज्यूइश का स्टेट है। तो कह रहे जहाँ पे इजराइल की जो कॉलोनियाँ हैं धीरे धीरे वो मशरूम कर रही हैं, फल फूल रही हैं, रातों रात इजरायली अपने घर बना देते हैं और वहाँ रहने लग जाते हैं फ़लस्तीन में जाके। कह रहे जी जैसे जैसे इजराइल इस पर अपना कब्जा जमा रहा है, ग्रिप को टाइट कर रहा है, वैसे वैसे लोकल पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ग्रुप्स जो हैं, लोकल लोगों के, पैलेस्टीनियन लोगों के अपोजिशन करने वाले जो ग्रुप्स हैं, कह रहे कि जैसे कि जिसका नाम है जेनिन ब्रिगेड, वो भी इमर्ज हुए हैं, वो भी उभरते हुए आए हैं। आगे बात समझ में। जितने मकान इजराइल बसाता है वहाँ जाके, उतने ही पैलेस्टीनियन जो हैं रेजिस्टेंस ग्रुप्स इमर्ज होते हैं। अब ये इमर्ज कैसे हुए हैं? कैरिंग आउट अटैक्स ऑन इजरायली सोल्जर्स एंड सेटलर्स यूजिंग होम मेड वेपन्स एंड लो टेक्नोलॉजी बॉम्ब्स। ये सारे के सारे इमर्ज हुए हैं कैरी आउट करते हुए, अंजाम देते हुए। कैरी आउट करना, अंजाम देना, अटैक्स को, हमलों को इजराइल के फ़ौजियों पे और वहाँ की कॉलोनी में रहने वाले आम इजरायलियों पे, और कैसे यूज़ करते हुए घर बनाए हुए हथियारों को, होममेड वेपन्स को, और लो टेक्नोलॉजी वाले बॉम्ब्स को, बहुत ही क्रूड बॉम्ब्स को, है ना, ऐसे बस आग लगा के कुछ फेंक दिया, इस तरह के बॉम्ब्स को। समझ में आ गया सेंटेंस? चलिए, ये जो कॉलोनीज़ बसी हैं इजराइल में नहीं बसी हैं, ऐसा मत सोच लेना इस सेटलर्स जो हैं इजराइल में कहीं बैठे थे
फिलिस्तीनियों ने आके उन पे बम गिरा दिए। ये सेटलर्स वो हैं जो फिलिस्तीन की धरती पे जाके घर बना के रहने लगते हैं आर्मी की मदद से। चलिए, इसराइल की वर्ब है टाइटन्स, सेटलमेंट्स की वर्ब है हैव मशरूम्ड। मशरूम करना, किसी चीज़ का फ्लरिश होना, किसी चीज़ का रातों रात बड़ा हो जाना। ग्रुप्स की वर्ब है हैव इमर्स्ड। कैरिंग आउट यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, कैरी मतलब पार्टिसिपल है। जब ये ऐसा इमर्ज कर रहे थे तब ये कैरी आउट भी कर रहे थे अटैक्स को। प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन बोलते हैं इसको, जब दो एक्शंस एक साथ हो रहे हों। फर्स्ट एक्शन को मेन वर्ब से बताओ और दूसरे एक्शन को कॉमा लगा के वर्ब के आईएनजी फॉर्म से बताओ। ये सब बेसिक्स में करवा चुका हूँ, यहाँ मैं रोज़ करवाऊंगा नहीं, 3-4 घंटे की क्लास हो जाएगी हर कॉन्सेप्ट को अगर रिपीट करेंगे। चलिए, अब फटाफट से कैरी से बनने वाली सारी फ्रेजल वर्ब्स और ईडियम्स को एक साथ पढ़ लो। ये 5 ही हैं, 6 ही हैं जो आपके सामने आपको आनी चाहिए। कैरी आउट करना मतलब अंजाम देना, एग्जीक्यूट करना किसी प्लान को, किसी टास्क को, जो आपने सोचा है वो कर दिखाना, कैरी आउट करना। अब दूसरी है जी कैरी समथिंग ऑफ। इसका क्या मीनिंग है? कैरी समथिंग ऑफ, देखिए ये जो फ्रेजल वर्ब बनी है ना, इसको इमेजिन करो, विजुलाइज करो, ये बनी है ट्रॉफी से। इंडिया की टीम गई ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ से ट्रॉफी कैरी करके साथ में ले आई। क्या करके लाई है इंडिया की टीम? जीत के आई है। तो क्या मतलब हुआ है जिसका? टू विन समथिंग। चलो, विराट कोहली अगर मैच को कैरी ऑफ कर गए हैं तो मैच को उन्होंने जीत लिया है, जितवा दिया है। अगला देखो, कैरी द डे। कैरी द डे का मतलब होता है जी ऑपोजिशन के बावजूद, विरोध के बावजूद किसी काम को सफलतापूर्वक अंजाम देना। अगर किसी मैच में आप फंस गए हो, ऑपोजिशन जो आपकी टीम है उसने आपको हराने के कगार पे ले आई है, लेकिन फिर भी कैसे भी करके आपने अच्छे से उसको फिनिश किया, यू हैव कैरिड द डे। टू मैनेज सक्सेस डिस्पाइट, डिस्पाइट ऑड्स। ऑड्स या ऑपोजिशंस, ऑड्स का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो आपके खिलाफ हैं, विषम परिस्थितियों को बोलते हैं ऑड्स। कैरी द बॉल का मतलब क्या होता है जी? कैरी द बॉल का मतलब होता है टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम समबडी एल्स। जैसे पीएम मोदी जब रिटायर होंगे, इसके बाद नए पीएम आएंगे, दैट पीएम विल कैरी द बॉल ऑफ द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ द कंट्री। जब पुराने आदमी से आप टॉर्च लेते हो, बॉल लेते हो, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को अज्यूम करते हो और काम को आगे संभालते हो। और लास्ट में है जी कैरी द कैन। इसका ओरिजिन आपको ईडीएम वाली क्लासेस में करवाएंगे, अभी ऐप पे पब्लिश करना शुरू कर रहे हैं, फिर यूट्यूब पे भी आ जाएंगी। कैरी द कैन, इसका ओरिजिन बाद में बताऊंगा, इसको समझ लो खाली। टू अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समवन एल्सेस मिस्टेक्स। ठीक है, इसको फेस द म्यूजिक करना भी बोलते हैं, फेस द म्यूजिक। कैरी द कैन का सीधा सा मतलब है जी आपने कुछ गलत किया है या नहीं किया है, लेकिन आपने गलत करने की बात को स्वीकार कर लिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया अपने गलत काम को होने की। ठीक है, फेस द म्यूजिक कर रहे हैं, गलत रिपोर्कशंस को अब आप फेस करेंगे। 5 इडियम्स याद रखें, इनको बार बार यूज़ होती हैं ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे जी जनिन इन द नॉर्दर्न वेस्ट बैंक हैज़ इमर्ज्ड एज अ हॉट बेड ऑफ वायलेंट पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस। कह रहे जनिन नाम का जो शहर है छोटा सा, वेस्ट बैंक के नॉर्दर्न इलाकों में, कह रहे ये इमर्ज हुआ है एक हॉट बेड के तौर पे। हॉट बेड मतलब वेरी एक्टिव एरिया, जहाँ से चीज़ें बड़ी ज़्यादा, हॉट बेड को आप सेंटर या हब भी बोल सकते हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होती है। कह रहा जी ये बहुत ही एक्टिव एरिया के तौर पे इमर्ज हुआ है, हब या सेंटर के तौर पे इमर्ज हुआ है वायलेंट पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस का, पैलेस्टीन के लोगों की रेजिस्टेंस या ऑपोजिशन का वायलेंस के जरिए इसराइल के सामने। और क्या हुआ है? कह रहे जी इसराइल कैरीज आउट रेड्स इन द रीजन ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस। इसराइल भी कैरी आउट करता है, अंजाम करता है रेड्स को, हमलों को इस रीजन में लगभग हर रोज, ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस। और कैसे करता है? कॉजिंग कैजुअलिटीज ऑन द पैलेस्टीनियन साइड्स, कॉज करते हुए, कारण बनते हुए डेथ्स और चोटों का, कैजुअलिटीज़ का पैलेस्टीनियन साइड पे, पैलेस्टीनियन के लोगों पे। कैजुअलिटी का क्या मतलब होता है? डेथ्स एंड इंजरीज को बोलते हैं कैजुअलिटी। एक और वर्ड है मोर्टेलिटी, इसका मतलब होता है मौतें। ठीक है, तो कैजुअलिटी में मोर्टेलिटी अपने आप ही इंक्लूडेड है, इसमें इंजरीज भी इंक्लूडेड होती है कैजुअलिटी के अंदर। चलिए सिंपल सेंटेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब आप पकड़ रहे हो, इसराइल की वर्ब है कैरी आउट, कैरीज आउट। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस इसराइल हैज़ किल्ड at least 114 Palestinians, including civilians and militants, this year as of June 12 in the West Bank region। कह रहे जी अगर यूएन की बात समझें, यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की, इसराइल मार चुका है 114 फिलिस्तीनियों को
जिसमें शामिल है वहाँ के आम आदमी और वहाँ पे मिलिटेंट्स जो हथियारबंद हैं, जो इसराइल के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। तो इतने लोग अभी तक इसराइल मार चुका है। और कब से मार चुका है? अब तक इस साल जून 12 तक की बात हो रही है, और ये सिर्फ वेस्ट बैंक में हुआ है। गाजा पट्टी की तरफ तो वो अलग कहानी है, वहाँ तो अलग ही चल रहा है। तो वेस्ट बैंक में ही 114 लोग इसराइल अभी तक मार चुका है 6 महीनों में। कह रहे वाइल एटलीस्ट 19 इसराइलीज हैव फॉलन टू पैलेस्टीनियन अटैक्स। कह रहे जबकि कम से कम 19 इसराइली जो है वो फॉल टू किए हैं, शिकार बने हैं पैलेस्टीनियन लोगों के अटैक्स का। तो ये चल रहा है वहाँ पे पिछले एक साल में। इसराइल की वर्ब है हैज़ किल्ड, पैसिव वॉइस जो एक्टिव वॉइस में इसराइलीज की वर्ब है हैव फॉलन। व्हेन यू फॉल टू समथिंग तो आप उसका शिकार होते हैं। अटैक्स के सामने फॉल टू कर रहे हैं तो मतलब आप पे हमले हुए हैं, आपको हमलों में जो है कैजुअलिटीज या फेटलिटीज हुई हैं। कह रहे जी ट्यूजडेज रेड वॉज कैरिड आउट अ डे आफ्टर द इजरायली कैबिनेट अप्रूव्ड प्लान्स टू बिल्ड न्यू सेटलमेंट्स इन द वेस्ट बैंक। कह रहे जी मंगलवार को जो रेड करी गई है इसराइल के द्वारा, जो हमले किए गए हैं हेलीकॉप्टरों से, कह रहे ये कैरी आउट की गई थी रेड। इस रेड को अंजाम दिया गया था पैसिव वॉइस में, कैरी आउट करना, एग्जीक्यूट करना, अंजाम देना। और कब दिया गया था जी? ये दिया गया था, एक सेकंड रुकना, ये कैरी आउट किया गया था एक दिन बाद जब इजराइल की कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया था प्लान्स को। और कौन से प्लान्स? नई कॉलोनीज बसाने के वेस्ट बैंक एरिया के अंदर। तो पहले ये कैबिनेट से अप्रूवल लेते हैं कि अब कितना अंदर और घुसना है पैलेस्टीन के, कितनी कॉलोनियाँ और बसानी है। फिर ये अप्रूवल मिलती है, फिर ये थोड़ा सा हमला करते हैं हेलीकॉप्टर से, लोगों को मारते हैं, थोड़ा दहशत बनाते हैं, फिर अपनी कॉलोनी वहाँ बसाने का काम शुरू करते हैं, है ना। चलिए, कैबिनेट की वर्ब है अप्रूव्ड, रेड की वर्ब है वॉज कैरिड आउट। कह रहा है आफ्टर द एली अटैक बाय पैलेस्टीनियन गनमैन, इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अनाउंस्ड प्लान्स टू बिल्ड 1000 न्यू सेटलर होम्स। कह रहे जी जब एली अटैक हुए पैलेस्टीनियन गनमैन के द्वारा, पैलेस्तीन से जो लोग गन उठा के इसराइल के सामने खड़े होते हैं उनको बोलते हैं पैलेस्टीनियन गनमैन। इसराइल की भाषा में ये लोग दहशतगर्द हैं, आतंकवादी हैं। कह रहे जी जब एली शहर से लोगों ने बंदूकें उठाई इसराइल के सामने, तो फिर इसराइल के जो पीएम थे नेतन्याहू, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हमारे प्लान्स हैं 1000 नई जो है सेटलर होम बसाने के, 1000 घरों की नई कॉलोनी आपके एरिया में बसाएंगे। बेंजामिन नेतन्याहू की वो है अनाउंस्ड। चलिए, सिंपल सा ही आर्टिकल है। अब आगे बढ़ते हैं, बीच बीच में थोड़ी वोकैब आपको अच्छी मिलेगी। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। कह रहे द वेस्ट बैंक हैज़ बीन बर्निंग फॉर क्वाइट सम टाइम। ये जो एरिया है वेस्ट बैंक का, ये जल रहा है, बर्न कर रहा है काफ़ी वक्त से, फॉर क्वाइट सम टाइम। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ किया गया है। वेस्ट बैंक पहले भी चल रहा था, वेस्ट बैंक आज भी चल रहा है, इसलिए हैज़ बिन प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, अभी करवाते हैं आपको, थोड़ा सा फ्लो और बनाओ, फिर इस पर मुड़ के आएंगे इसी सेंटेंस पे। कह रहे जी इजराइल विच हैज़ एस्टैब्लिश्ड चेक पॉइंट्स दैट क्रिस क्रॉस the occupied territories has managed to prevent so far the rise of another organized resistance after the second intifada। कह रहे जी जो इजराइल है, जो इस्टेब्लिश कर चुका है बहुत सारी छोटी छोटी छावनियों को, चेक पॉइंट्स को, ये वही छावनियां हैं जो पूरी जगह फैली हुई हैं, ट्रैवर्स करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, इनके द्वारा ऑक्यूपाइड टेरिटरीज़ को, ऐसी टेरिटरीज जो इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखी है, अपने कब्जे में घुसा रखी है। कह रहा है इजराइल जो है ना, जिसने ये चेक पॉइंट्स बना रखे हैं, अपनी कॉलोनियाँ बनाते हैं और फिर उसमें छोटी छोटी छावनियाँ बनाते हैं ताकि पैलेस्टीनियन जो है वापस अपने जो है घर खाली करवा के इसराइलियों को भगा ना दें। कह रहा है इस इजराइल ने, इस स्ट्रेटजी के साथ में, कह रहा है इस इजराइल ने हैज़ मैनेज टू प्रिवेंट, अभी तक मैनेज कर लिया है कि ये रोक के रखे, सो फार अभी तक, राइज को जो है उछाल को या इंक्रीज को, किसी और ऑर्गेनाइज रेजिस्टेंस के, किसी और संगठित अवरोध के, ऑपोजिशन के, और किसके बाद में? सेकेंड इंतफाडा के बाद में, दूसरी जिहाद के बाद में, सन 2000 में जो हुई थी। और ये सब कैसे हुआ है? इवन वाइल डीपनिंग द ऑक्यूपेशन, यहाँ तक कि जब ये डीपन करता जा रहा है और गहराता जा रहा है अपने ऑक्यूपेशन को, अपने कब्जे को। तो ये स्ट्रेटजी है इनकी ओवरऑल, कहने का मतलब ऐसा। सेंटेंस आप समझ चुके हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं फटाफट से। इजराइल की वर्ब है हैज़ मैनेज्ड, विच आया है इजराइल के लिए, विच की वर्ब है हैज़ एस्टैब्लिश्ड, दैट आया है चेक पॉइंट्स के लिए, दैट की वर्ब है क्रिस क्रॉस, चेक पॉइंट्स प्लूरल तो दैट की वर्ब भी प्लूरल, इजराइल सिंगुलर तो इजराइल की वर्ब सिंगुलर। रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के हिसाब से होगी, आपको एंटीसीडेंट को पहचानना होगा। क्रिस क्रॉस करना मतलब
ये पूरा एरिया कब्जा रखा है, तो एक छावनी यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, क्रिस क्रॉस करके हर रास्ते गली चौराहे पे आपको एक छावनी मिल जाएगी, इजरायली फौजी आपको कॉलोनी के अंदर मिल जाएंगे। चलिए, कह रहा है एज होप्स फॉर ए पॉलिटिकल सिचुएशन वेंट, पैलेस्टीनियंस बिगेन लॉन्चिंग आइसोलेटेड ऑफ्टन सुसाइडल नाइफ अटैक्स अगेंस्ट इजरायली सोल्जर्स। कह रहे जैसे जैसे होप्स तो हैं, आशाएं जो हैं एक पॉलिटिकल सोल्यूशन की कम हुई, एक सियासी हल की जो है आशाएं कम होती गई, वेन होती गई। वेन होना मतलब उतार पे आना, धीमे धीमे कम होना। वैसे वैसे पैलेस्टीनियन लोगों ने शुरू कर दिए लॉन्च करने छिटपुट यानी कि आइसोलेटेड और अक्सर सुसाइडल नाइफ अटैक्स को इजरायली सोल्जर्स के सामने। छुप के कहीं चक्कू मार देना किसी इजरायली सोल्जर के, बाद में तो गोली पड़ेगी, इसीलिए सुसाइडल अटैक है ये। हमारी तो सुसाइड हो ही जाएगी लेकिन किसी इजरायली सोल्जर को मार देंगे। तो ऐसी घटनाएं जो है ना छिटपुट आप पैलेस्टीनियन के लोगों से देखोगे। कह रहा है इन वर्ड सम कॉल द नाइफ इंतफाडा। कह रहा है ये वही घटनाएं हैं जिनको कुछ लोग बुलाते हैं नाइफ जिहाद, चक्कू जिहाद। समझ में आ गया? होप्स की वर्ब है वेंट, पैलेस्टीनियंस की वर्ब है बिगेन, सम की वर्ब है कॉल। कह रहे जी बट इन द लेटेस्ट फेज ऑफ वायलेंस लोकल पैलेस्टीनियन ग्रुप्स are carrying out bigger attacks, and in retaliation Israel would rain fire on Palestinian villages and demolishes houses of the attackers। कह रहे जी लेकिन लेटेस्ट फेज ऑफ वायलेंस में, हिंसा के नए इस पहल जो है चरण में, नए इस फेज में लोकल पैलेस्टीनियन ग्रुप जो है ना वो अब कैरी आउट कर रहे हैं, वो अब अंजाम दे रहे हैं। कैरी आउट करना, अंजाम देना, देख चुके हो ना, कैरी ऑफ, कैरी आउट, कैरी द कैन, कैरी द बॉल। तो कह रहे जी अब ये कैरी आउट कर रहे हैं बड़े बड़े अटैक्स को, और कह रहे हैं इसके हमले में रिटेलिएशन में जवाब में इजराइल जो है वो रेन कर देता है। इजराइल जो है फायर को रेन करना मतलब गोलियां बरसाना। तो इजराइल फायर बसा देता है पैलेस्टीनियन जो है गांवों पे, और डिमोलिश कर देता है घरों को अटैकर्स के। और ये सब कैसे करता है? इम्प्यूनिटी के साथ में, पूरी फ्रीडम के साथ में। इजराइल को किसी को भी जवाब नहीं देना है कि कितने आदमी मारे, कितनी औरतें मारी, कितने बच्चे मर गए। इजराइल का काम है अटैकर्स को ढूंढो, उनके घरों को अटैक जो है डिस्ट्रॉय करो। ग्रुप्स की वर्ब है आर कैरिंग आउट, इजराइल की वर्ब है वुड रेन एंड वुड डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब क्या होता है जी? ढहा देना। रिटेलिएशन जवाबी हमले या जवाबी कार्रवाई को बोलते हैं। इम्प्यूनिटी आप देख चुके हो, वो आज़ादी, वो फ्रीडम जो पहले से ही आपको मिली है किसी गलत काम को करने के लिए। और क्या हो रहा है? और ये कह रहा है जी द पैलेस्टीनियंस आर डिवाइडेड विद फतह कंट्रोलिंग द वेस्ट बैंक एंड इस्लामिस्ट हमास रूलिंग गाजा। पैलेस्टीनियंस जो हैं वो भी डिवाइडेड हैं, बटे हुए हैं। जो वेस्ट बैंक का रीजन है उसको फतह नाम का ग्रुप जो है कंट्रोल करता है। वेस्ट बैंक और गाजा दो अलग अलग रीजन है ना। और जो गाजा का रीजन है वो रूल किया जाता है इस्लामिस्ट हमास नाम के इस ग्रुप के द्वारा। तो पैलेस्टीनियन भी साथ खड़े होकर के इजराइल से लड़ नहीं पा रहे हैं, अलग अलग पार्ट है एक ही कंट्री के, अलग अलग लड़ाई जो है इन्होंने छेड़ रखी है। पैलेस्टीनियंस की वर्ब है आर। कह रहा है द अरब वर्ल्ड विच वन सपोर्टेड द पैलेस्टीनियंस एस्पिरेशन फॉर नेशनहुड इज नाउ फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग टाइज विद इजराइल। कह रहा है अगर अरब वर्ल्ड की बात भी करें, गल्फ कंट्रीज़ की बात करें जिसमें अरेबिया, कतर, यूएई, कह रहा अगर इनकी बात करें ना, कह रहे जो कि एक बार कभी वंस, कह रहे जो कि कभी वंस एक बार कभी सपोर्ट किया करता था पैलेस्टीनियन लोगों की इस ख्वाहिश को, इस एस्पिरेशन को, इस डिज़ायर एम्बिशन को जो है एक अपना आज़ाद देश बनाने की, नेशनहुड की। कह रहे अब वो भी फोकस्ड है, अब वो भी पूरे तरीके से उसका फोकस बना हुआ है, और किस चीज़ पे? इम्प्रूव करने पे अपने रिश्तों को इजराइल के साथ में। तो पैलेस्टीनियन लोगों के कॉज के लिए बहुत कम कंट्रीज़ आपको दिखेंगी जो कुछ रियल जो है इजराइल के सामने रेजिस्टेंस रख सकती हैं। वैसे तो पाकिस्तान भी सपोर्ट करता है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है इजराइल को पाकिस्तान के सपोर्ट करने या ना करने से? तो बहुत कम पावरफुल कंट्रीज़ हैं जो पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट करती हैं। अरब वर्ड की वर्ब है इज़। अरब वर्ड जो है इज़ फोकस्ड ऑन लगा के आप बताते हैं जिस भी चीज़ पे आपका फोकस होता है। विच आया अरब वर्ड के लिए, और विच की वर्ब है सपोर्टेड। एस्पिरेशन आपकी महत्वाकांक्षा, आपका क्वेस्ट या डिज़ायर होता है। कह रहे द यूएस एंड यूरोप हु आर सेंडिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड some of their most advanced weapons to Ukraine to help it fight Russia hardly raise voice when Israeli troops are killing Palestinians in the occupied territories every day। कह रहे जो यूएस और यूरोप हैं
अमेरिका और यूरोप हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ की अगर बात करें, जो कि सेंड कर रहे हैं सैकड़ों करोड़ डॉलर्स को और अपने कुछ एक सबसे एडवांस्ड वेपन्स को यूक्रेन को। और क्यों? ताकि यूक्रेन जो है अमेरिका से फाइट, जो रशिया से फाइट कर सके, अपनी आज़ादी की लड़ाई को लड़ सके। कह रहा है ये दोनों ही कंट्रीज़ हार्डली ही रेज करते हैं, ना के बराबर ही उठाते हैं किसी भी वॉइस, किसी भी आवाज़ को। जब जब इसराइल की फ़ौजें हत्या करती हैं पैलेस्टीनियंस की अपने द्वारा कब्जे में ली हुई टेरिटरीज़ में, एवरी डे, हर रोज़। तो ये यूरोप और जो है यूएस की हिपोक्रेसी है, डबल स्टैंडर्ड्स हैं। यूक्रेन को तो आज़ादी की लड़ाई के लिए सब कुछ दे देंगे, पैलेस्टीनियन लोग जो हैं आज़ादी की लड़ाई अपने हिसाब से लड़ेंगे क्योंकि इसराइल हमारा अलाय है। यूएस यूरोप दोनों की वर्ब है रेज, दे हार्डली रेज अ वॉइस। ठीक है, दोनों की वर्ब है रेज। हार्डली का मतलब होता है जी बड़ी मुश्किल से या ना के बराबर। हु आया है इन दोनों के लिए, हु की वर्ब है आर सेंडिंग, दीज कंट्रीज आर सेंडिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स। इजरायली ट्रूप्स की वर्ब है आर किलिंग, दीज ट्रूप्स आर किलिंग पैलेस्टीनियंस। चलिए, खत्म हो गया, छोटा सा आर्टिकल था। कह रहे जी द स्टेटस को इन द वेस्ट बैंक एंड गाजा ब्लॉकेटेड बाय इजराइल फॉर ओवर अ डेकेड इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। कह रहे जो स्टेटस को है, स्टेटस को क्या होता है जी? करंट सिचुएशन, यथास्थिति, आज के हालात को बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में स्टेटस को। कह रहे जी जो आज के हालात हैं, स्टेटस को हैं वेस्ट बैंक और गाजा नाम के दो हिस्सों में पैलेस्टीन के। कह रहे जो ब्लॉकेड कर दिए गए हैं, बैरिकेड या सील कर दिए गए हैं, आपस में कनेक्शन तोड़ दिया गया जिनका इजराइल के द्वारा पिछले 10 सालों से। कह रहे ये जो स्टेटस को है ना, ये रेसिपी फॉर डिजास्टर है, एक बड़ी तबाही का संकेत है। इसी की वजह से, इस ब्लॉकेट की वजह से जो यथास्थिति बनी हुई है, उसी से तबाही जो है, डिजास्टर कभी भी आ सकता है। रेसिपी फॉर डिजास्टर, फॉर्मूला फॉर कैटास्ट्रोफी, ब्लूप्रिंट फॉर कैलामिटी, प्रिस्क्रिप्शन फॉर ट्रेजिडी, ये सभी फ्रेजेज इंग्लिश में इडियम्स हैं जो तबाही भरी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। कह रहे अनलेस देयर आर जेन्युइन एफर्ट्स टू फ्रीज द इजरायली सेटलमेंट्स एंड ओपन अ डायलॉग बिटवीन द टू साइड्स, द साइकिल ऑफ वायलेंस विल कंटिन्यू एंडलेसली। कह रहे कि अगर ऐसा ना हो, अनलेस मतलब अगर ऐसा ना हो, जेन्युइन एफर्ट्स ना हो, सही में कोशिशें ना हो रोक देने की, फ्रीज कर देने की इजराइल की सेटलमेंट्स को, इजराइल की जो है कॉलोनीज़ को, और या फिर ओपन करने की, खोलने की बातचीत यानी डायलॉग को दोनों साइड्स के बीच में, पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में। कह रहा है अगर ऐसा ना हो, अनलेस दिस हैपन्स, अगर ऐसा ना हो तो साइकिल जो है, ये जो चक्र जो है वायलेंस का, ये कंटिन्यू करेगा, स्पाइरल या स्नोबॉल करेगा एंडलेसली, हमेशा के लिए। ये वायलेंस कभी भी नहीं रुकेगी। एफर्ट्स की वर्ब है आर, साइकिल की वर्ब है विल कंटिन्यू। डायलॉग का मतलब होता है जी आपसी बातचीत, दो पक्षों के बीच में, दो, समझ गए ना, साइड्स के बीच में। दो ग्रामर कॉन्सेप्ट है, फटाफट से उनको देखेंगे। पहला तो यहीं पे देख लो, अनलेस वाला। अनलेस, अनटिल और लेस्ट, इन तीनों वर्ड्स के बाद में हमेशा अफर्मेटिव क्लोज आएगा, नॉट वाला क्लोज नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना? अनलेस का मतलब है अगर ऐसा ना हो, अनटिल का मतलब है जब तक ऐसा ना हो, और लेस्ट का मतलब है कहीं ऐसा ना हो। भाई ना हो, ना हो, ना हो, तो ना तो ऑलरेडी पड़ गया ना इन वर्ड्स के बीच में। तो अनलेस में जब अन लग गया, ना लग गया, लेस्ट में जब ना लग गया, अनटिल में जब ना लग गया, तो फिर इनके बाद वाले क्लोज में एक ना और अलग से क्यों लगाते हो? इसलिए इनके बाद वाले क्लोज में ना वाला, नेगेटिव वाला क्लोज कभी भी यूज नहीं होगा। क्वेश्चंस देख लो कैसे देखेंगे आपको एग्जाम्स में। वी विल रीस्टार्ट आवर जर्नी टुमारो अनलेस द स्टॉर्म डजंट हिट आवर वे। हम फिर से शुरू करेंगे अपनी जर्नी को कल से, अगर अनलेस ऐसा ना हो, अगर अनलेस या ऐसा ना हो, स्टॉर्म जो है, तूफान जो है, हमारे रास्ते को हिट ना करे, हमारे रास्ते में ना आए। यहाँ पे ना आ चुका है, स्टॉर्म डजंट हिट गलत हो जाएगा, नॉट को निकालेंगे, नॉट को निकालेंगे तो फिर डज भी निकल जाएगा। सीधे आप इंडेफिनिट टेंस में हिट्स लिखें, अनलेस द स्टॉर्म हिट्स आवर वे। सिंपल कॉन्सेप्ट। वैसे ही द फैन विल कंटिन्यू टू रोटेट अनटिल पावर सप्लाई डजंट गेट कट ऑफ। ये पंखा घूमता ही रहेगा, कंटिन्यू करेगा रोटेट करना, घूमते रहना, जब तक पावर सप्लाई कट ऑफ ना हो जाए। भाई जब तक ये कट ऑफ नहीं होगी ना, तब तक ये घूमता रहेगा। तो कट ऑफ नहीं होगी तो अन लग गया है, इसमें नहीं आ गया है, डजंट गेट कट ऑफ गलत हो जाएगा, नोट निकालें, नोट निकलेगा तो डज भी निकल जाएगा, इनडेफिनिट टेंस में गेट्स लिख देंगे, पावर सप्लाई गेट्स कट ऑफ। वैसे ही वी शुड मेक हरी लेस्ट वी शुड नॉट मिस द फ्लाइट। हमें जल्दी करनी होगी, वी शुड मेक हरी मतलब जल्दबाजी करना, कहीं ऐसा ना हो लेस्ट कि हम फ्लाइट को मिस कर दें।
तो लेस्ट में भी कहीं ऐसा ना हो, ना लग गया है, नॉट यहाँ पे गलत है, आप लिखें वी शुड मिस द फ्लाइट। अब याद रखें लेस वाले टेंस के अंदर आप जो है लेस्ट वाले सेंटेंस के अंदर शुड को चाहे तो रखें चाहे निकाल दें। समझ में आ गई बात? रख दोगे तो भी ठीक है, नहीं रख दोगे तो भी ठीक है, लेकिन अगर ना भी रखें तो आप भी उस केस में मिस जो लिखा है ना, ये बेस फॉर्म है वर्ब की, इसी का इस्तेमाल होगा। वी के हिसाब से मिस ठीक है, लेकिन अगर वी ना भी होता, यहाँ शी लिखा होता और तब मैं शुड को निकाल भी दूं तो मिस का मिसेज मुझे नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि सर शुड को रखना या ना रखना आपकी चॉइस है, नहीं रखोगे तब भी ये अंडरस्टूड है। मॉडल वर्ब हमेशा अपने बाद वर्ब की बेस फॉर्म लेती है। शी लगाए तब भी मिस, वी लगाए तब भी मिस, शुड के रखने या न रखने से इस वर्ब को चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं, अच्छे से आपने समझ लिए। वैसे तो क्लास लंबी हो रही है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट मैंने ऊपर तैयार किया हुआ है, ये भी फटाफट करवाई देता हूँ। आज के क्विज में ये भी पूछा गया आपसे। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है जी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके साथ में फोर या सिंस का इस्तेमाल होते हुए देखेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसके साथ में भी फोर या सिंस का आप इस्तेमाल होते हुए देखेंगे। तो आपको समझना ये है, फोर आएगा ड्यूरेशन के लिए, सिंस आएगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ ये, फोर का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं ना, तो चाहे इन दोनों में से कोई भी टेंस का इस्तेमाल कर लें, आपके सेंटेंस के मीनिंग में बदलाव नहीं आएगा। मैं आपको यूज़ करके बता देता हूँ, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। इजराइल इज़ इन्वेडिंग पैलेस्टीनियन सेटलमेंट्स फॉर 5 डेकेड्स। इजराइल इन्वेड कर रहा है, हमला कर रहा है पैलेस्तीन के लोगों के गाँवों पे, कॉलोनीज़ पे पिछले 50 सालों से। फोर लग गया, ड्यूरेशन आ गई 50 साल, टाइम ड्यूरेशन आ गई। तो क्या यहाँ पे इज़ इन्वेडिंग सही है क्या? नहीं सर, गलत है। अब या तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट लगाओ या परफेक्ट कंटिन्यूस लगाओ। या तो यहाँ लिखो इजराइल इज़ इन्वेडिंग की जगह हैज़ इन्वेडेड, और या फिर आप यहाँ लिखें इजराइल इन इन्वेडिंग की जगह हैज़ बिन इन्वेडिंग। समझ गए क्यों हुआ ऐसा? अभी तो बताया आपको मैंने। अगर फोर आ रहा हो, एक्शन कंटिन्यू हो पास्ट में, ड्यूरेशन के साथ में और प्रेजेंट में भी, तो फिर दोनों में से कुछ भी लगा लो, एक ही बात होती है। फ़र्क क्या है फिर इन दोनों का? अगर एक ही बात है तो फिर एक ही होता। फ़र्क ये है कि जी हैज़ इन्वेडेड यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप पूरा जोर दे रहे हैं टाइम पे। भाई ये 5 सालों से ऐसा हो रहा है, 50 सालों से, इस बात पे जोर दे रहे हैं। काम तो तब भी हो रहा था और आज भी हो रहा है, लेकिन जोर दिया जा रहा है टाइम पे। और हैज़ बिन इन्वेडिंग के केस में आप जोर दे रहे हैं एक्शन पे। 50 सालों से इजराइल ऐसा कर रहा है, समझ गए ना? 50 सालों से इजराइल क्या कर रहा है? 50 सालों से इजराइल इन्वेड कर रहा है। और यहाँ पे क्या सवाल आएगा पहले वालों में? इजराइल कब से इन्वेड कर रहा है? इजराइल जो है 50 सालों से इन्वेड कर रहा है। बात वही है, एक्शन कंटिन्यू है दोनों केसेस में। परफेक्ट के साथ में आपने टाइम, जितने टाइम से काम हो रहा है उस पर जोर दे दिया। कंटिन्यूस के साथ में, परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ में आपने एक्शन के ऊपर एम्फोसिस डाला। अब ये फोर के साथ चलेगा, लेकिन सिंस के साथ ऐसा नहीं चलेगा। अगर इज इन्वेडिंग पैलेस्टीनियन सेटलमेंट सिंस 1950 लिखा है ना, तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं ऐसा ही लिख सकता हूँ, हैज़ बिन इन्वेडिंग। अगर इस केस में मैंने पहले वाला फॉर्मूला लगा दिया, फोर के साथ में जैसे परफेक्ट टेंस लगाते हैं यहाँ भी लगा दिया, तो ये सेंटेंस तो सही होगा, लेकिन इसका मीनिंग बदल जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब इन्वेड नहीं करता, एक्शन फिनिश्ड। ठीक है, और इसका मतलब है जी एक्शन कंटिन्यूस। ये आपको फ़र्क मोटा मोटा इन दोनों फॉर्मूलाज के अंदर समझना है। सिंस के साथ में अलग अलग मीनिंग निकलेगा, फोर के साथ में एक ही मीनिंग निकलेगा। लगाने को आप कुछ भी लगा सकते हो। ये लास्ट सेंटेंस आपको दे रहा हूँ एज क्विज, इसमें देखो क्या एरर है, एरर को सही करके बताओ, कमेंट्स में डालो। द यूएस इज सपोर्टिंग इजराइल्स एग्रेशन टुवर्ड्स पैलेस्टीन सिंस अ लॉन्ग टाइम। अमेरिका सपोर्ट कर रहा है इजराइल के एग्रेशन को पैलेस्टीन के सामने बहुत लंबे वक्त से। एक्शन को कंटिन्यू रखना है और उसी हिसाब से टेंस को यूज़ करके सही टेंस को बना के कमेंट्स में डालो। चलिए अब बढ़े अपने क्विज पे। लास्ट वाला सभी लोग ट्राई देंगे, अच्छे से देना। अब आ जाओ क्विज पे, 5 क्वेश्चंस हैं, फटाफट से देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है जी, क्या सोल्यूशन बताया गया है इस पूरे मामले को सुलझाने का? मेरे ख्याल से हर बच्चे का ये क्वेश्चन सही होना चाहिए। बहुत आसान भाषा में आपने आर्टिकल पढ़ा है। 4 ऑप्शन हैं, सही ऑप्शन को चुन के बताओ। सेकंड में आपसे पूछा है जी, इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के रोल को सबसे अच्छे से डिफाइन करता है इस पूरे मामले को सुलझाने में? अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रही है, इजराइल को सपोर्ट कर रही है, आंखें बंद करके बैठी है, इजराइल पे प्रेशर डाल रही है, क्या कर रही है? तो जो सही स्टेटमेंट है उसको चूज़ करना है
फर्स्ट कमेंट में आंसर मैंने डाल दिया है, सही स्टेटमेंट वहाँ से मैच कर लेनी है। अब ये भी अगर मैं ही करवा दूंगा ना तो फिर आप हो जाओगे आलसी, आलसी मगरमच्छ। वैसा नहीं होना है, थोड़ा दिमाग चलाओ, यूज़ करो, उसके बाद अपने आंसर्स को चेक करो, थोड़ा चैलेंज फील किया करो, है ना। कैरी द कैन इडियम का क्या मीनिंग होता है, अच्छे से समझाया आपको। कैरी द कैन का मीनिंग बता दो। कैरी समथिंग ऑफ का मीनिंग भी बताया था आपको। ट्रॉफी थी, लेके आए, क्या किया उससे, कैरी समथिंग ऑफ किया। फ्रीडम अगर मिल जाए पनिशमेंट से तो उस फ्रीडम को क्या बोलते हैं, इस वर्ड को भी बताना है आपको। बर्जन वर्ड का सिनोनिम बताना है इन चारों वर्ड्स में से। चारों वर्ड्स के मीनिंग आपको आने चाहिए और जो सही मीनिंग हो वो आपका आंसर बनेगा। सातवें आठवें में दो एरर्स मिलेंगी। पहली एरर आपको मिलेगी लेस्ट की वजह से, लेस्ट वर्ड के आसपास। दूसरी एरर आपको मिलेगी टेंस की, अगर आप ध्यान से समझेंगे टेंस की रिक्वायरमेंट को। आठों क्वेश्चंस के आंसर इसी क्लास के फर्स्ट कमेंट में जाके चेक करो। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। कल की क्लास में टुमारो लेंगे आपसे मुलाकात। अंटिल देन साइनिंग आउट। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।